वही सही है ना। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, ये इतिहास की क्लास जितने भी वनडे एग्जाम है, जिसमें एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर व आर्मी, जितने भी वनडे एग्जाम है, उन सभी वनडे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसमें बच्चों ध्यान रखना, एक तो विशेषकर आर्मी, जीडी के लिए, और साथ में बच्चों रेलवे में जिसमें अभी डी ग्रुप की वैकेंसी आ रखी है, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों साथ में दिल्ली पुलिस। और बच्चों ध्यान रखना, जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस, तो बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस में भी आपके इंडिया जीके का पार्ट है, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इतिहास, तो राजस्थान पुलिस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अच्छे नोट्स बनाने हैं और साथ में एक एक चीज को समझना भी है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने बात की थी इतिहास में, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे भारत पर विदेशी आक्रमण, उनके बारे में हमने बात की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे, नया टॉपिक है गुप्तकाल। बच्चों ध्यान रखना, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्तकाल। लेकिन गुप्तकाल से पहले हम बात करें भारत पर विदेशी आक्रमण। बच्चों ध्यान रखना, इनको क्रम से याद रखना है कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे। तो बच्चों ध्यान रखना, कौन थे? ईरानी थे। और उसके बाद में बच्चों यूनानी। बच्चों ध्यान रखना, यूनानी सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे, जिनमें बच्चों आपको याद रखना है सिकंदर। यूनानी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर। और बच्चों ध्यान रखना, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। बच्चों जब गणानंद भारत पर आक्रमण करता है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, तो उस समय मगध का शासक कौन था? गणानंद। बच्चों नंद वंश का शासक है गणानंद, जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। तो उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में हिंद यवन कौन आते हैं? हिंद यवन जो आक्रमणकारी है, उन्होंने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और उसके बाद में बच्चों शंख, और शंख के बाद में पहलव, और उसके बाद में बच्चों कुषाण, और कुषाण के बाद में अरबी, और अरबी के बाद में तुर्की। बच्चों ध्यान रखना, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? ईरानी। और उसके बाद में बच्चों अंतिम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तुर्की। ठीक है ना बच्चों, ये आपको याद रखने हैं क्रम से, ठीक है ना। और बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? यूनानी। कौन है? यूनानी। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में हमने कल की क्लास में बात की, हेडिंग डाली थी गुप्त साम्राज्य या गुप्तकाल। बच्चों भारतीय इतिहास में 319 है ईस्वी से लेकर के बच्चों 540 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास का काल है, उसे कहते हैं गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। बच्चों इस गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त काल में भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के ध्यान रखना, एक तो वैज्ञानिक विकास हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह स्वर्ण काल है। और बच्चों ध्यान रखना, भौगोलिक दृष्टि से, है ना, भौगोलिक दृष्टि से भी गुप्त काल क्या है बच्चों? स्वर्ण काल है भारत का। और बच्चों ध्यान रखना, सामाजिक दृष्टि से भी गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्या है? स्वर्ण काल। और बच्चों ध्यान रखना, धार्मिक सबसे महत्वपूर्ण है, धार्मिक। बच्चों ध्यान रखना, धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त काल क्या है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। ठीक है ना बच्चों। गुप्त काल में विज्ञान क्षेत्र का भी क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र का भी क्या होता है? विस्तार होता है। और बच्चों ध्यान रखना, सामाजिक क्षेत्र का भी क्या होता है? विस्तार होता है। और बच्चों ध्यान रखना, धार्मिक क्षेत्र का भी क्या होता है? विस्तार होता है। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल है माना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया, हर एग्जाम में लगभग, है ना, छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक, यूपीएससी तक यह प्रश्न पूछा गया है। बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के संस्थापक कौन है? बच्चों श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है या गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और बच्चों ध्यान रखना, श्रीगुप्त का ही पुत्र है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच। ठीक है ना, कौन है? घटोत्कच। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें लिख दिया ना, कल ही लिख दिया ना। तो बच्चों इसमें लिखना, गुप्त काल
भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, गुप्त काल है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, क्योंकि गुप्त काल में वैज्ञानिक, भौगोलिक और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में विकास हुआ है, धार्मिक क्षेत्रों में विकास हुआ है। बच्चों, आप जो दक्षिणी भारत के मंदिर देखते हो, दक्षिणी भारत के जो प्रमुख मंदिर देखते हो हिंदू धर्म के या अन्य धर्म के, और बच्चों ध्यान रखना मध्य भारत और उत्तरी भारत है ना, जो हिंदू धर्म के जो मंदिर थे आज दक्षिणी भारत में आज भी सुरक्षित है। इन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ है? लगभग मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में, ठीक है ना बच्चों। इसलिए सर्वाधिक धर्म का प्रचार है ना, सभी धर्मों के बारे में बात करें, सर्वाधिक धर्म का प्रचार होता है ना, धार्मिक क्रांति की लगभग शुरुआत होती है ना, वो होती है गुप्त काल में, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि हमारे जैसे कि सनातन धर्म में शंकराचार्य है ना, और बौद्ध धर्म का भी प्रचार होता है, जैन धर्म का भी प्रचार होता है, लगभग धर्मों का प्रचार होता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? गुप्त काल, ठीक है ना बच्चों। गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच। 2 लाइनें याद रखनी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के संस्थापक है श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बच्चों ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक। बच्चों नेक्स्ट बनेगा शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों इसका समय क्या है? शासन का समय है 319 ईस्वी से 334 ईस्वी। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है ना बच्चों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बच्चों ध्यान रखना, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम से पहले जो शासक है श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों ही क्या थे? सामंत थे। क्या थे? सामंत। और किनके सामंत थे बच्चों? शंख व कुषाण। बच्चों ध्यान रखना, शंख व कुषाण इन शासकों के क्या थे? ये सामंत थे। लेकिन बाद में ध्यान रखना, चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इन्होंने ध्यान रखना अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया कि हम किसी के क्या नहीं है? सामंत नहीं है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि इन्होंने जो सामंत थे, इनके जो पूर्वज थे है ना, इनके दादाजी परदादाजी है ना, जो श्रीगुप्त, वो क्या थे? एक सामंत थे है ना, अन्य राजाओं के अधीन थे। लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित शासक घोषित कर दिया था। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, इसलिए ये गुप्त वंश के क्या है? वास्तविक संस्थापक। बच्चों क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका राज्याभिषेक कब होता है? 319 ईस्वी में। कब होता है? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। और बच्चों इसी समय बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की क्या की थी? शुरुआत की थी। किसकी? गुप्त संवत की। बच्चों यहां से प्रश्न क्या बनते हैं कि गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है? 319 ईस्वी में। कब होती है? 319 ईस्वी में। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पे बैठा है, और गद्दी पे कब बैठता है? राज्याभिषेक कब होता है? 319 ईस्वी। बच्चों ध्यान रखना, ये डेट आपको सन याद रखना है। और बच्चों ध्यान रखना, इस दिन गुप्त संवत की क्या होती है? शुरुआत होती है, या गुप्त संवत इन्होंने चलवाया था। ध्यान है ना, राज्याभिषेक होता है कब होता है? 319। और इसी समय इस शुभ अवसर पर इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? हमारा अलग से एक संवत चलाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? भारत का राष्ट्रीय संवत, तो बच्चों ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय संवत है शंख संवत। और बच्चों ध्यान रखना, शंख संवत की शुरुआत किसने की है? हाँ? भारत का राष्ट्रीय संवत है शंख संवत। और शंख संवत की शुरुआत किसने की है बच्चों? कनिष्क।
ध्यान रखना बच्चों, ये संघ शासक था जिसका नाम था कनिष्ठ, है ना, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है बच्चों। और ध्यान रखना, इन्होंने संघ संवत की शुरुआत की और संघ संवत भारत का क्या है? राष्ट्रीय संवत। बच्चों ध्यान रखना, जब राज्य अभिषेक होता है, इन्होंने 319 ईस्वी में भी राजा रानी के क्या चलाए थे? सिक्का चलाए थे। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम की एक पत्नी थी जिसका नाम था कुमार देवी। इससे अति प्रेम करता था, हद से ज्यादा, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे सुंदर और प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था कुमार देवी। और बच्चों ध्यान रखना, इसको, है ना, इसको भाई इसके नाम के क्या चलाते हैं? सिक्के चलाता है कि भाई ये क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। यहां पर दो लाइनें, दो तीन बातें आपको याद रखनी है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, इसको भाई शॉर्टकट में ऐसे लिख देना, लेकिन पूरा नाम ही लिख देना, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकेंड भी आएगा। कौन आएगा? चंद्रगुप्त सेकेंड। और बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, गुप्त वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक, है ना, वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना बच्चों। बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब होता है? 319। कब होता है? 319 ईस्वी। बच्चों ध्यान रखना, इस दिन दो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। इस दिन चंद्रगुप्त प्रथम एक तो गुप्त संवत चलाता है, गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। और बच्चों ध्यान रखना, इस दिन राजा रानी प्रकार के क्या चलाते हैं? सिक्के चलवाता है। ठीक है ना बच्चों। और जो ये राजा रानी के सिक्के हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, ये चांदी के सिक्के हैं। किसके हैं? चांदी के। और बच्चों ध्यान रखना, इसकी प्रिय रानी है, उसका नाम क्या है? कुमार देवी। कुमार देवी। इतनी बात याद रख लोगे ना? चंद्रगुप्त प्रथम से इतनी बात याद रख लोगे ना? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, और इनका राज्याभिषेक कब होता है? 319 ईस्वी में। और इस दिन बच्चों ध्यान रखना, ये गुप्त संवत चलाता है। और इसी दिन राजा रानी के प्रकार के सिक्के भी चलवाता है। और राजा रानी के प्रकार के सिक्के किसके थे? चांदी के थे। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, और इसकी रानी का नाम क्या था? कुमार देवी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन होता है? समुद्रगुप्त। कौन होता है? समुद्रगुप्त है। और बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। नाम सुना है नेपोलियन का? हाँ सुना है क्या? फ्रांस का शासक था एक, नेपोलियन फ्रांसीसी था। और बच्चों ध्यान रखना, अपनी दिग्विजय नीति के लिए नेपोलियन प्रसिद्ध था। तो बच्चों ध्यान रखना, एक विदेशी इतिहासकार था जिसका नाम था स्मिथ। उन्होंने कहा था कि नेपोलियन की नीति और समुद्रगुप्त की नीति क्या है? समान है। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है ना, क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक है, प्रथम शासक है, जो अपनी दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त ने कुल 21 शासक, जो 21 राजा थे, उनको क्या किया था? पराजित किया था। बच्चों ध्यान रखना, उत्तरी भारत और बच्चों ध्यान रखना दक्षिणी भारत, संपूर्ण भारत पर अधिकार किसने कर लिया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, इसके पिता का नाम क्या है? समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम। और बच्चों ध्यान रखना, माता का नाम क्या है? कुमार देवी। ठीक है ना बच्चों, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है ना बच्चों, मैं पूछता हूं ना। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच। बच्चों घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम।
बच्चों ध्यान रखना, गुप्त शासकों का इतिहास का, है ना, जानकारी, हमें इतिहास की जानकारी किससे मिलती शुरू होती है? चंद्रगुप्त प्रथम से। बाकी श्रीगुप्त और घटोत्कच ये क्या थे? सामंत थे, इतने शक्तिशाली शासक है नहीं थे। अब बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, है ना। तो आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या है? पिता कौन है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। और बच्चों माता कौन है? माता है कुमार देवी। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने भारत के ध्यान रखना 9+12 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। एकदम सीधा बैठो ना। हाँ, कुल भारत के 21 शासकों को इन्होंने पराजित किया, 21 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। बच्चों ध्यान रखना, जो 21 शासक है, जिसमें बच्चों ध्यान रखना 9 शासक तो है उत्तरी भारत के, 9 शासक है उत्तरी भारत के, और बच्चों ध्यान रखना 12 शासक है दक्षिणी भारत के। ठीक है ना बच्चों। जो ये 21 शासक है, इसमें ध्यान रखना ये भारत है, ना, ये भारत है बच्चों। ध्यान रखना, इसमें ये पहले पाकिस्तान भी भारत का भाग था, अफगानिस्तान ये क्षेत्र भी भारत का था, ये ध्यान रखना। ये नेपाल वाला, ये हिमालय क्षेत्र भी ये भारत के अधीन था बच्चों, ध्यान रखना। ये बर्मा, म्यांमार, है ना, ये भूटान, ये क्षेत्र भारत, अखंड भारत के ही भाग थे। अब बच्चों ध्यान रखना, ये समुद्रगुप्त दिग्विजय नीति, कौन सी नीति? दिग्विजय नीति। बच्चों ध्यान रखना, दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था। और बच्चों ध्यान रखना, इस दिग्विजय नीति के तहत ही इन्होंने कुल 21 शासकों को पराजित किया। बच्चों ध्यान रखना, उत्तर भारत के कितने शासक? 9। और बच्चों ध्यान रखना, दक्षिणी भारत के 12 शासकों को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था, और लगभग पूरे भारत को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था? मिला लिया था। ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ध्यान रखना, विसेंट स्मिथ, किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। बच्चों ध्यान रखना, नाम भी याद रखना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। बच्चों ध्यान रखना, स्मिथ नाम याद रख लेना, पूरा रखने की आवश्यकता नहीं है। स्मिथ था एक विदेशी इतिहासकार। इन्होंने कहा है कि जो फ्रांस का जो नेपोलियन था, है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? दिग्विजय नीतियों के लिए, है ना। पूरे फ्रांस को अपने साम्राज्य में मिला लिया था नेपोलियन ने। वैसे ही पूरे संपूर्ण भारत, अखंड भारत को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और कुल 21 शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के अन्य नाम या उपाधि, इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। और बच्चों ध्यान रखना, इसे परम भागवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम भागवत। और बच्चों ध्यान रखना, परम कर्माक। और बच्चों ध्यान रखना, लिच्छवी दोहितर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों इसका ननियाल, है ना, ननियाल कहां पे था? लिच्छवी, है ना, एक लिच्छवी राजवंश था, वहां पर इसका क्या था? ननियाल। तो बच्चों इसे लिच्छवी दोहितर भी कहा जाता है, क्योंकि कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। और जो कुमार देवी थी वो किस राजवंश से थी? लिच्छवी राजवंश से थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहितर भी कहा जाता है। बच्चों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहितर भी कहा जाता है? तो किसे? समुद्रगुप्त को। इसे बच्चों व्याघ्र पराक्रमी कहा जाता है, जिसमें शेर के समान, है ना, शेर के समान इसको बताया गया। और बच्चे ध्यान रखना, इसे नेक्स्ट समर्थ, है ना, समर्थ है, और इसे कांच। बच्चों ध्यान रखना, अभी एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में, है ना। जीडी में यह प्रश्न पूछा गया कि किस, है ना, गुप्त शासक को कांच की उपाधि दी गई है? तो बच्चों किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है ना बच्चों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। क्योंकि इन्होंने कुल 21 शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। और बच्चों ध्यान रखना, इसके अन्य नाम या उपाधि, यहां से प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। एक तो नेपोलियन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक उपाधि से ध्यान रखना कविराज। बच्चों ध्यान रखना, एक कवि भी था। बच्चों ध्यान रखना, परम भागवत
ध्यान रखना, धर्म का सम्मान करने वाला, धर्म का रक्षक करने वाला। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में परम कर्माक, लिच्वी दोइतर और वयागर पराक्रम, और बच्चों ध्यान रखना समर्थ, है ना, समर्थ या काच। बच्चों ध्यान रखना ये इसकी उपाधि है। अब इनमें से कोई भी उपाधि पूछी जा सकती है, ठीक है ना बच्चों। और इसको भी लिख देना, है ना, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ये भी कारण भी लिखना है बच्चों, है ना। कुल 21 शासकों को इन्होंने पराजित किया था, ठीक है ना। लिखो, इसको लिख लिया क्या, लिखो 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 भाई, है ना भाई। सिर्फ लिखना भी नहीं है, याद भी करने हैं। क्या करने हैं, याद भी। अब मुझे बताओ, चंद्रगुप्त याद हो गए ना, प्रथम हो गए ना। हाँ, चंद्रगुप्त में क्या है, 3-4 बातें हैं, है ना। एक तो गुप्त संवत चलाया, कब चलाया है, 319 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है भाई, ईस्वी, है ना। राजा रानी के सिक्के किसने चलाए, और मैं आपसे पूछ लूं कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, मैंने ये लिखा या नहीं है, फिर भी आपको पता है कि राजा रानी के सिक्के थे, वो किस प्रकार के थे, किसके थे, चांदी के थे, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना बच्चों। कुमार देवी किसकी पत्नी थी, और बच्चों ध्यान रखना, कुमार देवी को खुश करने के लिए ना भाई, प्रपोज करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तेरे नाम के सिक्के चलवा दूं ना भाई। मुद्रा चलाना कोई आसान बात है क्या, हा? तो चांदी के सिक्के चलवा दिए थे राजा रानी के, एक तरफ है चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरी तरफ है कुमार देवी, है ना। उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में शासक बनता है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अखंड भारत को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, कविराज, परम भागवत, परम कर्माक और लिच्वी दोइतर, और है ना वयागर पराक्रम, और बच्चों ध्यान रखना समर्थ और बच्चों कांच, ये इनकी क्या है, उपाधि, है ना। और हर एग्जाम में, लगभग एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए उपाधियों से ना, कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न है पूछे गए, तो उपाधि आपको याद रखनी है। क्योंकि आपसे पूछ ले कोई उपाधि और आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश के किस शासक की है, तो बच्चों ध्यान रखना सर्वाधिक उपाधि कौन लेता है, समुद्रगुप्त, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, एक नोट लगा के लिखना, समुद्रगुप्त लिखना, समुद्रगुप्त अपनी दिग्विजय, समुद्रगुप्त अपनी दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त अपनी दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना बच्चों। ये एक संगीत प्रेमी भी था, क्या था, संगीत प्रेमी। और बच्चों ध्यान रखना, संगीत प्रेमी था, इसने सिक्के पर वीणा बजाते हुए अपने आप को दिखाया है। इन्होंने भी एक मुद्रा जारी की, क्योंकि ये संगीत बजाने में शौकीन था, संगीत प्रेमी था। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने एक मुद्रा, इस मुद्रा पर अपने आप को वीणा, वीणा होता ना, है? वीणा कौन सा वाद्य यंत्र है, तद वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, या अवनद वाद्य यंत्र है, या घन वाद्य यंत्र है, हाँ? बच्चों ध्यान रखना, तार लगे होते हैं ना, तार, उसे तद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसको एक लगा, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा हो। समुद्रगुप्त के अन्य नाम, ऊपर देख बोर्ड पे, क्यों, बेटा बात तो है ना, जिस दिन एग्जाम देके आएगा ना, एग्जाम देके बाहर निकलोगे और फिर घर वालों के, परिवार के जो फोन आएंगे ना कि बेटा पेपर कैसे हुआ ना, तब एक समय ऐसा लगेगा कि इस जिंदगी में, इस धरती पे और परिवार वालों का क्या हूं, बोझ हूं, है ना। बच्चों ध्यान रखना, आपको पढ़ाई करनी है 1 घंटे के लिए। जो आपका एग्जाम का टाइम होता है ना, एग्जाम हॉल में जो 1 घंटे का पेपर होता है,
उस टाइम के लिए आपको पढ़ाई करनी है। एग्जाम हॉल में बैठते ही आपके सामने जब पेपर आता है, एग्जाम शुरू होता है, तो पहला प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला प्रश्न भी। बच्चों ध्यान रखना, इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं 50 में से 50 क्वेश्चन सही करूंगा। रियल बात बता रहा हूं, है ना। यदि आपके 3-4 क्वेश्चन भाई तैयारी नहीं है, तो 3-4 क्वेश्चन आपके पहले शुरुआत में ही भाई गलत हो गए, तो लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छी तैयारी करो, टाइम है ना। और बच्चों इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास को समझो, इतिहास को जियो, है ना, इसको जीना सीखो बच्चों। और समय के साथ में काल अवधि के अनुसार इतिहास को पढ़ोगे तो इतिहास अंगुलियों पे याद हो जाएगा, पूरा इतिहास याद हो जाएगा, पूरा इतिहास। और बच्चों ध्यान रखना, इतिहास का कोई अंत नहीं है। और जो ये जीके है, बच्चों ध्यान रखना, जीके जीएस, बच्चों ध्यान रखना, ये 3-4 सब्जेक्ट है ना जीके के, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और इतिहास और स्टैटिक जीके करंट। बच्चों प्रतिदिन प्रश्न बनते हैं, प्रतिदिन। एक महासागर है, अब इस महासागर में हमें मोती को चुनना है ना। फालतू में कचरा नहीं है, हमें कचरा इकट्ठा नहीं करना, जो हमारी चीज काम की चीज है। हमें भाई महान ज्ञाता भी नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है। और बच्चों ध्यान रखना, अच्छे नोट्स बना लो। अग्निवीर का एग्जाम गारंटी के साथ में कह रहा हूं, अग्निवीर में जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 15 में से 12-13 क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं। ये रिकॉर्ड क्लास हो रही है, यूट्यूब पे आप देख लेना। पर्सन नहीं आए ना तो आप बोलोगे वैसा कर दूंगा मैं, लेकिन बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे और इनको याद करना पड़ेगा। और बच्चों इतिहास जीके याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, इसको बार बार पढ़ो भाई। साइकोलॉजी नाम सुना है? साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, मनोविज्ञान। बच्चों मनोविज्ञान में यह बताया गया कि कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, आप उसको 21 बार पढ़ लेते हो ना, तो एक तो आपकी आदत हो जाएगी, और बच्चों वो चीज आपके क्या हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी, चाहे इंग्लिश भी हो, है ना। बच्चों मैथ, रीजनिंग प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, साइंस जो होती है ना, साइंस वो फिक्स है, उसमें कोई न तो नए आंकड़े बनते हैं, न जो पुरानी चीज है पुरानी है ना भाई। मतलब है कोशिका के बारे में पढ़ोगे तो कोशिका जो पुरानी चीजें चल रही है वो भी आज है या नहीं है। बच्चों यहाँ पर प्रतिदिन अपडेट किया जाता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस जीके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लेना। बाकी सभी बच्चों का जीके कमजोर है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 15 क्वेश्चन सही हो गए ना तो मेरिट का डर नहीं रहेगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। पास तो हो जाओगे, लेकिन फिर भी घबराहट रहेगी रिजल्ट आने तक कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं आगे तैयारी करूं या ना करूं। और इसमें टॉप स्कोर कर लोगे तो बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आराम से है ना, एंजॉय के साथ में, फिजिकल के साथ में नींद लोगे ना तो भी आराम से नींद आएगी। नहीं तो बच्चा एग्जाम देने के बाद में यदि 2 गुना में पास हो गए, 4 गुना में पास हो गए, फिर फिजिकल करोगे, शरीर को तोड़ोगे, और फिर भी फाइनल मेरिट आने के बाद में नंबर नहीं आएगा, तब पता चलेगा इस क्लास का महत्व क्या है। इसलिए बोल रहा हूं कि टाइम है, गोल्डन टाइम है ना। भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त काल। वैसे ही बच्चों ध्यान रखना, जो ये 1 घंटे की क्लास है ना, ये जीके की, ये आपके गोल्डन टाइम की है, ध्यान रखना। बाकी भाई आपकी इच्छा है ना। बच्चों ध्यान रखना, इसके दरबारी, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके दरबारी थे समुद्रगुप्त के दरबारी थे, जिसका नाम था हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। और बच्चों ध्यान रखना, हरिसेन ने परियाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। क्या लिखा है? परियाग प्रशस्ति अभिलेख। बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न कई बार पूछा गया कि परियाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? हरिसेन। किसने लिखा है? हरिसेन। और बच्चों ध्यान रखना, हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। और बच्चों अभी हमने लिखा ना कि समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना? दिग्विजय, दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध। और बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय है उनकी जानकारी, इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है? परियाग प्रशस्ति में। ठीक है ना बच्चों। और परियाग प्रशस्ति
किसने लिखा है, इसकी रचना किसने की है बच्चों, हरिसेन। और हरिसेन किसका दरबारी था, समुद्रगुप्त का। बच्चों ध्यान रखना, इसके पास में एक है संगठित नौसेना थी। बच्चों ध्यान रखना, नौसेना, देखो ध्यान रखना, आज कई देशों के पास में अभी तक नौसेना नहीं है, अभी तक है नौसेना नहीं है किसी अभी देशों के पास में। कुछ ऐसे भी देश है, आपको पता ना कि लगभग 209 मान्यता प्राप्त देश है। कुछ ऐसे भी देश है बच्चों, उनके पास में अभी तक खुद की क्या नहीं है, नौसेना नहीं है। जैसे अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान की रक्षा कौन करता था, अमेरिका। है? अमेरिका की सेना वापस गई तो अफगानिस्तान पे कब्जा किसका हो गया, तालिबानों का। तालिबान ने कब्जा कर लिया ना, तो खुद की सेना नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, उस समय ध्यान रखना, कब बात करें बच्चों, ध्यान रखना 300 ईस्वी के आसपास में, तीसरी शताब्दी की बात करें, चौथी शताब्दी की बात करें, उस समय हमारे शासक समुद्र के पास में क्या थी, एक संगठित नौसेना भी थी। बच्चों ध्यान रखना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के समय एक अभिलेख मिला है, जिसका अभिलेख का नाम क्या है, एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख, एरन अभिलेख। और बच्चों ध्यान रखना, एरन अभिलेख में बच्चों ध्यान रखना, ये किसके समय है, ये इसको रचना किसने करवाई है, भानुगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का ही एक है ना सामंत था, जिनका नाम था भानुगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, भानुगुप्त ने एरन अभिलेख लिखवाया, और एरन अभिलेख में सती प्रथा की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा, बच्चों ध्यान रखना, सती प्रथा के साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं, एरन अभिलेख से। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में सबसे प्राचीनतम सती प्रथा के साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं, एरन अभिलेख। और बच्चों एरन अभिलेख किसने जारी करवाया है, भानुगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त के समय की बात कर रही है। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में सबसे प्राचीनतम सती प्रथा के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। बच्चों सती प्रथा क्या है, हाँ, जिंदा जलाना। सती प्रथा का मतलब क्या है बच्चों, इसका भाई प्रारंभ में तो इसका सदुपयोग हो रहा था, लेकिन बाद में बच्चों ध्यान रखना, कोई एक सैनिक है या पति है ना, पहले इतने भाई आधुनिक संसाधन भी नहीं थे, तो नॉर्मल बीमारी से भी मृत्यु हो जाती थी। बच्चों ध्यान रखना, हस्बैंड की मृत्यु होती है तो पत्नी वाइफ को भी उसके साथ में समाधि देना, है ना, या भाई अग्नि संस्कार होता था या दफनाते थे, जितने जो भी प्रकार है, जो संस्कार है ना, अंतिम संस्कार, उस हिसाब से उसका भी किया जाता था। बच्चों ध्यान रखना, सती प्रथा का मतलब है अपने हस्बैंड की मृत्यु होने के बाद में पत्नी को भी क्या होना पड़ता था, भाई समाधि की अवस्था में उसको अंतिम में अपने आप को दाह में क्या करना था, आत्म समर्पित करना पड़ता था, यानी पति के साथ में इनको भी मरना पड़ता था, पत्नी को। ठीक है ना बच्चों, जिंदा, है ना, पति पहले मर जाती तो पति दूसरा विवाह कर लेता। तो यही बता रहा है ना, ये चीजें ये कि महिला पे क्या हो रहा था, अत्याचार, है ना, ये भेदभाव की बात है भाई, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, रियल बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सती प्रथा, है ना बच्चों। मैं ये बात बता रहा हूं कि कोई मरना नहीं चाहता है, और वो भी बच्चों ध्यान रखना, इस अग्नि में जल करके मरना चाहोगे क्या, है ना। बच्चों ध्यान रखना, कुछ गर्म धातु शरीर पे लग जाती है ना, तो 2 दिन तक 3 दिन तक जलन रहती है। और बच्चों ध्यान रखना, एक जीवित शरीर को जलाना, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इसका विरोध किया गया, अंग्रेजों ने इसको बंद कर दी थी, भारत के और भी शासक थे इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने, जब बात है बच्चों ध्यान रखना 1829 की, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, माउंट बेटन, सॉरी इसने बेटिंग है ना, माउंट बेटिन। तो बच्चों ध्यान रखना, जब सती प्रथा का विरोध किया गया कि ये हमारी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, तो बच्चों ध्यान रखना ये सबसे गंदी परंपरा थी। और बच्चों ध्यान रखना, सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिलते हैं एरन अभिलेख से, ठीक है ना बच्चों। और एरन अभिलेख को किसने जारी करवाया था, भानुगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति का उल्लेख किसमें मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति।
और प्रयाग प्रशस्ति किसने रचनी, इसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने। और हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये एरन अभिलेख है बच्चों, ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये भी संस्कृत भाषा का अभिलेख है बच्चों, ध्यान रखना ना। और बच्चों ध्यान रखना, अब इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियानों के बारे में भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है ना। ये संस्कृत अभिलेख था, क्योंकि आपको पता है कि गुप्त काल में बच्चों भाषा कौन सी थी इनकी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। तो इनके अभिलेख भी संस्कृत भाषा में मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों। लिख लिया ना? लिख लिया ना? लिख भाई, लिखा ना, लिखो लिखो। छोटू समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। क्या नाम है? सुमित। समझ में आ रहा है। गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजा रानी के सिक्के? हाँ। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। वेरी गुड, है ना। भारत में गुप्त वंश का कौन सा शासक दिग्विजय नीति के लिए प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त, है ना। कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति का उल्लेख हमें या साक्ष्य कहां से मिलते हैं? दिग्विजय नीति का उल्लेख इसमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, है ना बच्चों। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब उसमें ध्यान रखना, गुप्त वंश का कौन सा शासक या भारत के किस शासक के हमें सिक्के मिले हैं जिसपे वीणा बजाते हुए खुद को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? भाई एक एक लाइन के चार चार क्वेश्चन बना करके आपको समझा रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड, है ना। मजे के साथ में याद हो रहे ना भाई। श्री गुप्त में कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि गुप्त वंश के संस्थापक घटोत्कच, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त में प्रथम में, एक तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। एक प्रश्न तो ये बन गया। राज्याभिषेक 319 ईस्वी में बच्चों, राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत चलाया। राज्याभिषेक के समय। और बच्चों पत्नी का नाम? और बच्चों समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने कहा है। ठीक है ना बच्चों। कविराज किसे कहते हैं? परम भागवत। ठीक है ना बच्चों। और उसके बारे में बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, इसीलिए इन्होंने एक सिक्का चलाया, मुद्रा जारी की, जिसमें अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है। बच्चों ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके समय हुई है? समुद्रगुप्त के। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन ने। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य या सर्वप्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? और बच्चों एरन अभिलेख किसने जारी करवाया है? भानुगुप्त ने। ठीक है ना बच्चों। और आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने भारत के कुल 21 शासकों को पराजित किया था। कौन सी नीति? अब बच्चों बात क्या है, दुर्भाग्य की बात यह है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। मजे की बात है, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, ये योग्य है। और एक है रामगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, ये अपने नाम को क्या कर रहा है? बदनाम कर रहा है। अयोग्य, कायर शासक। क्या है? कायर, डरपोक शासक। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। मजे की एक कहानी है, आराम से ना, प्रेम भरी एक कहानी है, इसको समझना। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र हैं? 2। एक है चंद्रगुप्त सेकंड और एक है रामगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? रामगुप्त। शासक कौन बनता है? और बच्चों ध्यान रखना, रामगुप्त की पत्नी है जिसका नाम है ध्रुव देवी।
बहुत ही सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर रानी थी, जिसका नाम क्या था? दुर्वे देवी। बच्चों ध्यान रखना, एक संख शासक था, है ना, विदेशी आक्रमणकारी हमने पढ़ा ना, संख। एक संख शासक था जिसका नाम था रुद्र तृतीय। रुद्र तृतीय। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, गुप्त वंश का शासक कौन बन जाता है? रामगुप्त। और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? दुर्वे देवी। बच्चों ध्यान रखना, आपने पद्मावती की कहानी सुनी है ना, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं क्या करूंगा? विवाह करूंगा। लेकिन कहते हैं कि उस समय की सबसे सुंदर, है ना, रानियों में से एक रानी कौन थी? पद्मावती। वैसे ही ध्यान रखना, गुप्त काल की सबसे सुंदर सुशील रानी कौन थी? दुर्वे देवी। और दुर्वे देवी ध्यान रखना, दुर्वे देवी की किस्मत खराब थे, है ना, दुर्भाग्य की बात है। विवाह किसके साथ में हो जाता है? राम गुप्त से। लेकिन दुर्वे देवी से प्रेम कौन करता था? कौन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब तो ध्यान रखना, अब बड़े भाई का विवाह हो जाता है तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने व्हाट्सएप पे इसको क्या कर दिया था? ब्लॉक, कि भाई घर में ये बात अच्छी नहीं लगती है, बाबी और बाबी मां समान होती है ना, तो मैं ऐसा काम है नहीं करूंगा। लेकिन दुर्वे देवी ने कहा कि मेरी मजबूरी है आपके बड़े भाई से विवाह करने की, है ना, प्यार तो मैं आज भी आपसे करती हूं। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, एक बार की घटना है कि संख शासक रुद्र तृतीय को भी पता चल गया कि दुर्वे देवी इतनी सुंदर है ना, दुर्वे देवी मिल गई तो राज्य का क्या करेंगे ना, इतनी सुंदर है ना। दुर्वे देवी के लिए मैं पूरा राजपाट क्या कर सकता हूं? त्याग सकता हूं। किसको लगा? रुद्र तृतीय को। अब तो ध्यान रखना, रुद्र तृतीय एक शक्तिशाली शासक था जिन्होंने रामगुप्त पर, यानी रामगुप्त के साम्राज्य पर क्या किया था? आक्रमण किया था, साम्राज्य को घेर लिया था। बस एक शर्त रखी कि मुझे तेरी पत्नी दुर्वे देवी को दे दे, और हमारे बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। अब रामगुप्त अयोग्य शासक था, कायर शासक था। इन्होंने कहा कि भाई दुर्वे देवी जैसी मैं 1000 लेके आ जाऊंगा, लेकिन भाई साम्राज्य वापिस कैसे मिलेगा? तो बच्चों ध्यान रखना, दुर्वे देवी को किसको सौंप दिया था? रामगुप्त ने रुद्र तृतीय को। अब ध्यान रखना भाई, प्रेमिका किसकी है ये? और बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। लेकिन शासक, दुर्भाग्य की बात है, बड़ा ये है, कौन बन जाता है? रामगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, दुर्वे देवी ने मैसेज किसको, व्हाट्सएप मैसेज किसको किया है? चंद्रगुप्त सेकंड, है ना, ब्लॉक भाई इंस्टा पर कर दिया, है ना, नंबर और भी दे, हाँ। तो भाई चंद्रगुप्त सेकंड को लगा कि भाई भाभी जी क्या है, प्रॉब्लम में है, कोई संकट है। 10-20 मैसेज किए, फिर लास्ट में सीन करके पूछा क्या हुआ, तो दुर्वे देवी ने कहा कि मेरी मौत आ गई है ना, मुझे मरना है। तो भाई चंद्रगुप्त ने पूछा कारण क्या है? हाँ, क्या हो गया भाई साहब? भाई ज्यादा ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या हमारा कि भाई प्रेम के बारे में मेरा और तेरा पता चल गया, घर में क्या प्रॉब्लम है? तो दुर्वे देवी ने कहा कि आपका बड़ा भाई इतना कायर है कि मुझे किसको सौंप दी है? रुद्र तृतीय को, अपने साम्राज्य के लिए। फिर ध्यान रखना, अब प्यार होता है भाई, वो भी फर्स्ट प्यार, है ना। प्यार आपको पता है कि 7 समंदर से पार करके भी आ जाते हैं ना, है भाई। प्यार के लिए कोई कानून नियम नहीं होते हैं, जैसे कि सचिन के प्यार के लिए सीमा इधर आ जाती है पाकिस्तान से, है, और भी आती है लड़कियां, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका खून खोल गया कि भाई ये इतनी हिम्मत कैसे होगी? भाई शादी कर ली, कोई बात नहीं है, मैंने मेरी फीलिंग की, मेरी भावना को, मेरे मन को कितना मारा है, फिर भी ये किसी आगे इसको ना दुर्वे देवी के आगे किसी के साथ में शेयर कर रहा है। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड यहां से अपनी सेना लेके आता है, पहले तो इसे रुद्र तृतीय की क्या करता है? हत्या करता है। इसे बुरी तरीके से युद्ध में पराजित करके युद्ध क्षेत्र में भी क्या करता है? मारता है। क्योंकि प्रेम प्यार का ताकत, खून खोल रहा था, है ना, कुछ नहीं दिख रहा है कि इसको मारना है बस। बच्चों ध्यान रखना, फिर आता है किसके पास में? रामगुप्त के पास में। अब रामगुप्त को पता चल गया कि चंद्रगुप्त मेरे छोटे भाई ने, है ना, दुर्वे तृतीय को क्या कर दिया है? मार दिया है, और मेरे पास में आ रहा है किसको लेकर के? दुर्वे देवी को। और कहते हैं कि बच्चों ध्यान रखना, दुर्वे देवी के सामने ही उसके हस्बैंड
रामगुप्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कि इतना तो कायर है ना। हमारे पूर्वज कैसे थे, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है ना, कितने शक्तिशाली थे, और तुम कायर निकल गया, अपनी इज्जत और अपने परिवार की तू नीलामी कर रहा है अपने साम्राज्य के लिए, है ना भाई, कायरता ही है ना। तो फिर कहते हैं कि रामगुप्त की हत्या कर देता है, और दुर्योदेवी से विवाह कौन कर लेता है, चंद्रगुप्त है द्वितीय। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, शंख वंश का अंतिम शासक कौन था, रुद्र तृतीय। ठीक है ना बच्चों। अब समझना, अब बच्चों हेडिंग डालना, हेडिंग डालना। बच्चों ध्यान रखना, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, बच्चों ध्यान रखना, ये जानकारी मिलती है देवी चंद्र में, जो गुप्त एक नाटक है उसमें मिलती है ना। ये जानकारी, ये प्रेम की जो ना ये कहानी, ये किस में मिलती है, देवी चंद्र है गुप्तम एक नाटक है, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों लिखना, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त व चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त व चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें लिख देना, इसमें लिख देना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, मैं बोलूं वैसे लिखना भाई, है ना, अपनी भाषा में बीच में पंचायती मत करना, ये समझ में नहीं आएगा ये क्या है ना। 2 दिन के बाद में लिखना, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दुर्योदेवी से विवाह किया, दुर्योदेवी से विवाह किया, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके दुर्योदेवी, दुर्योदेवी किसकी पत्नी थी, रामगुप्त की, दुर्योदेवी से विवाह करता है। वह शंख शासक, बच्चों ध्यान रखना, शंख शासक रुद्र तृतीय, रुद्र तृतीय, रुद्र तृतीय की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय करता है, की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। बच्चों लिख देना, इसकी जानकारी नाटक देवी चंद्र गुप्तम में मिलती है, देवी चंद्र गुप्त। ठीक है ना बच्चों, ये जानकारी किसमें मिलती है, नाटक है देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है ना बच्चों, है ना। इसकी जानकारी नाटक देवी चंद्र गुप्तम किससे मिलती है, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है ना बच्चों, एक नाटक है, और उस नाटक में बच्चों ध्यान रखना, ये प्रेम कहानी बताई गई है, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय व दुर्योदेवी, कि भाई भाभी से प्यार करता है ना। रामगुप्त को, है ना, रामगुप्त को ये शासन मिलता है ना, किसके लिए मिलता है, दुर्योदेवी के लिए, है ना, दुर्योदेवी के लिए मिलता है। क्योंकि दुर्योदेवी से प्रेम कौन करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। कहते नहीं मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, है ना। दुर्योदेवी ने कहा कि भाई मेरे पति को बख्श दे, नहीं तो ध्यान रखना, ये इतना शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि आपको पता है कि रामगुप्त तो क्या एक कायर, बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ लेना कि गुप्त वंश का सबसे कायर डरपोक शासक कौन है, अयोग्य शासक। ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है ना बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय। समय लिख देना बच्चों, 380 ईस्वी से 414 ईस्वी। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों इसके बारे में बात करेंगे कल। बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। ठीक है ना भाई, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ऐसे चलने दे, मजा नहीं आ रहा है।